देसी व्यापार। कल कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत की राज्य सीमाओं के अंतर्गत यानी भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी व्यापार किए जाते हैं वो आपका सब देसी व्यापार कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही भारत से अन्य देशों में हम जो व्यापार करते हैं, जैसे जापान, चीन, आपका अमेरिका, ये हमारे विदेशी व्यापार कहलाते हैं। तो ये देसी व्यापार की डेफिनेशन। अब देसी व्यापार आपका दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है क्षेत्र के आधार पर। ये क्षेत्र के आधार पे क्या है, क्षेत्र जैसे हम यहाँ रहते हैं रावर्ट्सगंज में, तो रावर्ट्सगंज से रावर्ट्सगंज में अगर हम लोकल में कोई व्यापार करते हैं तो ये हमारा क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा होता है आपका जो है प्रादेशिक व्यापार। अगर हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में करते हैं तो ये हमारा प्रादेशिक व्यापार हुआ। और एक होता है आपका अंतर्राज्यीय व्यापार। ये अंतर्राज्यीय व्यापार यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम जो है अपना व्यापार मध्य प्रदेश से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं, तो ये आपका अंतर्राज्यीय व्यापार हुआ। ये तो रहा आपका जो है क्षेत्र के आधार पे व्यापार। लेकिन जो हमारा मात्रा के आधार पे करते हैं तो उसमें दो प्रकार से हमारा व्यापार होता है। एक होता है थोक व्यापार और दूसरा होता है फुटकर व्यापार। कल हमने आप सबको बताया था कि थोक व्यापार क्या होता है और आपका फुटकर व्यापार। मैं फिर से आज रिपीट कर दे रहा हूँ, कल कुछ बच्चे जो नहीं आ पाए थे वो समझ ले। थोक व्यापार जब कंपनी निर्माता अपने वस्तुओं को बनाता है और उस वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में बनाकर वो अकेले तो बेच नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में वह थोक व्यापारी को अपना बनाया हुआ वस्तु जो है उनको दे देता है यानी बेच देता है। और वो थोक व्यापारी अपने पास से फिर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को देते हैं। देखिए, फुटकर व्यापारी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती है। कोई व्यापारी होता है निम्न है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई उच्च वर्गीय है, यानी किसी व्यापारी की इनकम कम है, किसी की मध्य है, किसी की ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा से ज्यादा माल को परचेज नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, थोक व्यापारी जो होता है इकट्ठा वो कंपनी निर्माता से सामान को परचेज यानी खरीद लेता है और फिर जो है उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को सामान जो है देता रहता है। इस प्रकार से आपका ये व्यापार होता है। अब इस व्यापार को करने में जो हमारी गतिविधि होती है, जो हमारी प्रक्रिया प्रोसेस यानी कि जो हम कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताया समझाया जा रहा है, उसको ध्यान सुनिए। सबसे पहले होता है आपका पूछताछ यानी इंक्वायरी। आप जब देखिए बाजार में जाते हैं तो कोई भी वस्तु कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके बारे में आप जाते हैं, उसका भाव पूछते हैं। मान लीजिए आपको सब्जी लेना है या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उस वस्तु का डायरेक्ट ऐसे जाके आप तुरंत खरीद नहीं लेते हैं। उसके बारे में दुकानदार से आप पूछते हैं कि भैया ये वस्तु कितने की है, कैसे किलो मिल रही है, ठीक है, इसमें कुछ क्या बोलते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आप जरूर कहीं ना कहीं उससे पूछते हैं कि भैया हम इतना अगर खरीदते हैं तो क्या आप कुछ छूट दे सकते हैं। और अगर आप बड़े पैमाने पे उससे व्यापार कर रहे हैं तो आप उससे कई चीजों के वार्तालाप करते हैं, पूछ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप गल्ले के व्यापारी हैं और गल्ले का आप जिससे व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप उस व्यापारी से इन सारी शर्तों के अलावा कि अगर वो छूट देता है और किसी कारण से अगर आप उसके यहाँ से माल को परचेज करते हैं और कुछ वस्तु खराब हो जाती है तो क्या वो उस वस्तु को रिटर्न करके दोबारा वस्तु देगा। ये सब सारी शर्तों को आप जब करते हैं उससे बात, और वो अगला व्यक्ति आपकी सारी शर्तों पे तैयार हो जाता है तो आप उससे अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला काम व्यापारिक सौदे की गतिविधि में पूछने का कार्य होता है, जिसे हम पूछताछ कहते हैं। तो ये आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नियुक्त पत्र। क्रेता द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में, ध्यान दीजिए, ये आपका बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के डिफिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज दिस नियुक्त पत्र, यानी कि नियुक्त पत्र से क्या आशय है। तो आप ये समझिए ध्यान से कि क्रेता द्वारा की गई पूछताछ के उत्तर में विक्रेता द्वारा जो पत्र भेजा जाता है उसे नियुक्त पत्र कहते हैं। ये आपको ये 2 लाइन लिखना है और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि जो क्रेता यानी खरीदार, विक्रेता यानी बेचने वाला, जब क्रेता को कोई सामान खरीदना है तो उस विक्रेता से वो वस्तु के बारे में पूछता है
कि ये वस्तु की मूल्य क्या है, इसमें आप कितना डिस्काउंट देंगे। यदि किसी कारण से कोई मेरा सामान अगर मतलब खराब हो जाता है आपके भेजने में, तो क्या आप उसको रिटर्न ले सकते हैं? रिटर्न के बदले में आप मुझे उसका मतलब वस्तु लौटाएंगे उतना, या उस वस्तु जो खराब हो चुका है उसके बदले में आप मुझे उतना पैसा वापस करेंगे, मेरी धनराशि वापस करेंगे। ये सब सारी चीजों का जो है ब्यौरा उससे जो पूछता है, और पूछताछ के बदले में जो उत्तर भेजता है व्यापारी विक्रेता, वही आपका निष्पत्र। नेक्स्ट आता है आदेश देना। जैसे आप 4 व्यापारियों से मिले और 4 व्यापारी, ए व्यापारी, बी व्यापारी, सी व्यापारी, डी व्यापारी, चारों व्यापारियों से आपने बात किया। बात करने के दौरान आपको लगा कि जो व्यापारी नंबर सी है, इससे आपकी बातें बिल्कुल जो आप मतलब आपके मन में था कि इस रेट पे हमको वस्तुएं प्राप्त हो जाएं और हमें डिस्काउंट भी मिल जाए, तथा हमारी वस्तुओं को खराब होने पे ये वापस आपके शर्तों के मुताबिक व्यापारी सी खरा उतरा, और व्यापारी सी से ही आपने बात किया 4 व्यापारियों से, व्यापारी ए, व्यापारी बी, व्यापारी सी और व्यापारी डी। लेकिन व्यापारी सी आपके मन मुताबिक आपकी शर्तों पे खरा उतरा, उससे आप व्यापार शुरू करते हैं, और उसके व्यापार शुरू करते हैं, आपको पसंद आती है उसकी सारी बातें, उसकी सारी शर्तें, तो उससे आप अपना व्यापार शुरू करते हैं। और व्यापार शुरू करते हैं, मान लीजिए आप गल्ले का ही व्यापार कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप आदेश देते हैं। जैसे आदेश में उसको ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं? मान लीजिए आपको दाल ही लेना है, दाल ही परचेज करनी है, तो दाल का आपने उसको ऑर्डर दिया। दाल में कई वैरायटियां होती हैं, रहर की दाल होती है, बहुत लोग रहर भी बोलते हैं उसको, मसूर होता है, चना होता है, ठीक है। इस तरह तमाम दाल की वैरायटियां। तो आपने एक बोरा, यानी एक बोरे में आपका मान लीजिए 50 केजी आता है दाल, ठीक है। कुछ बोरे होते हैं बड़े पैकेट साइज के, कुछ छोटे साइज के। छोटे साइज वाले में आपका 25 केजी आता है, बड़े साइज वाले में 50 केजी आता है। तो 50 केजी वाले का आपने 5-5 बोरे का ऑर्डर दे दिया। 5 केजी मतलब 5 बोरा आपका रहर दाल, 5 बोरा आपका मसूर दाल, 5 बोरा आपका चना दाल, ऐसे करके आपने ऑर्डर दे दिया। और ऑर्डर के मुताबिक आपका वो व्यापारी आपको उतना सामान आपको सप्लाई करेगा, यानी आपको देगा। दूसरा आपका आता है ऑर्डर पत्र की प्राप्ति। जो ऑर्डर आप देते हैं उस व्यापारी को, तो ऑर्डर ऐसा नहीं कि आपने मुंह से कह दिया और उसने सुन लिया कर दिया। ये सब चीजें तो आपका छोटी मोटी चीजों के लिए होती हैं खरीदारी। जैसे आप सब्जी लेने गए तो उसमें कोई आपको जो है लिखित पत्र या उसने, लेकिन आप जब बड़े पैमाने पे व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जो गल्ले का व्यापार करते हैं या कुछ और व्यापार बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको जो है एक ऑर्डर प्राप्ति पत्र होता है, उसको आपको भरना होता है। उस पे आपका भी सिग्नेचर और जिस व्यापारी से आप व्यापार कर रहे हैं उसका सिग्नेचर होता है कि इन केस किसी कारण आपने 5-5 बोरी का आपने ऑर्डर दिया है और आपके पास 4-4 बोरी ही पहुंचा, 1-1 बोरी तीनों में से कम, तो उससे में नुकसान तो आपका होगा। इसलिए मुजबानी बातें, और आप कानून अदालत में भी जाएंगे तो वो अदालत आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कानून भी आपका क्या है, प्रूफ मानता है, लिखित। तो इसलिए लिखित तौर पे रहता है, तो उसमें देखिए क्रेता विक्रेता दोनों में से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इसीलिए सब चीजें लिखित होती हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर प्राप्ति की जो उसको सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उतना सामान आपको बेच देता है। अब आपके पास जो सामान आ जाता है तो आप उसको रसीद से मिलान करते हैं कि हाँ हमने इतना इतना ऑर्डर किया था और मेरे पास उतनी वस्तुएं मतलब मात्रा में पहुंच गई हैं। इसके बाद आपका होता है उधार माल देना। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यापारी जितने पूंजी का बजट बना के चलता है उस पूंजी के बजट में से उसको कभी कभी कुछ पैसे जो है कम पड़ जाते हैं। माल उधार देना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। माल उधार से तात्पर्य ये है कि जब व्यापारी अपने बजट के हिसाब से वह कुछ वस्तु खरीदता है और कभी कभी उसको पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वह व्यापारी से बातचीत करके, मान लीजिए व्यापारी ए ने व्यापारी बी से व्यापार प्रारंभ किया और वह उससे सामान को परचेज करता है यानी खरीदता है, और 1 लाख का वस्तु वह जो है उससे प्रोडक्ट खरीदता है। किसी कारण से उसके पास 80,000 रुपए और 20,000 उसको शॉर्ट पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में वह 20,000 रुपए जो है उसको उधार लगाता है। और देखिए कोई भी व्यापार किसी भी प्रकार का बिना उधार के वो व्यापार प्रारंभ कर ही नहीं सकता। चाहे किसी प्रकार का व्यापार करते हैं
उसमें उधार के लेन देन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो या मध्यम वर्ग का या निम्न स्तर का। कहने का मतलब ये कि हर प्रकार के व्यापारी को थोड़ा बहुत उधार की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें माल एकत्रित करना। कभी कभी जो बड़े आपका व्यापारी होते हैं माल को जो है स्टोर कर लेते हैं। देखते हैं आप, जब आपका सामान आपका अधिक से अधिक मात्रा में जब मार्केट में रहता है तो आपने देखा होगा कि उसका मूल्य कम रहता है। यानी किसी वस्तु की उत्पादकता जब ज्यादा होती है, उत्पादन ज्यादा, उत्पादन का मतलब पैदावार, ठीक है, तो वह वस्तु कम मूल्य पे आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जब वही वस्तु का उत्पादन कम होगा तो उस वस्तु की मूल्य ज्यादा होगा, यानी कि कीमत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस समय बाजार में जो मार्केट में जो सब्जियां देख लीजिए, आलू है, प्याज है, तमाम, क्योंकि इस समय उत्पादन कम है, कोरोना काल की वजह से कायदे से खेती नहीं, या जो भी कारण रहा हो, तो सभी महंगी है। अब जैसे ये आपका ये महीना बीतेगा, 1-2 महीना बीतेगा, यानी नवंबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्ट में जैसे भी आपका आएगा तो सब्जियों का दाम आपका गिरना शुरू हो जाएगा। रीजन, तब पैदावार ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताएं तो उसमें माल को एकत्रित करना। तो जो कुछ ऐसे सामान होते हैं वो बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, माल को एक जगह गोदाम में स्टोर करते हैं। जैसा मान लीजिए सब्जी में आपका आलू ही है, आलू ऐसी चीज है कि साल में एक बार पैदा हो तो वो फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में उसको इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या बोलते हैं आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। वो आलू मालूम आपका बदलाता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर उसमें से कोई आलू जो है खराब होता है या सड़ा होता है तो वो आपका जो है उसमें से निकाल दिया जाता है। तो एक आलू के जो बैक्टीरिया होते हैं आप लोग जान जाइए, वो दूसरे आलू को लगेंगे, दूसरे से तीसरे, इस तरह करते करते कई आलू आपका जो है सड़ या खराब हो जाता है। तो उसमें आपका स्टोर करने में भी कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से जो बड़े व्यवसायी होते हैं, कुछ वस्तुओं का जैसे गेहूं, गल्ला के व्यापारी हैं, गेहूं है, चावल है, दाल है, इन सब सामानों का वो स्टोर करते हैं और फिर मूल्य के चढ़ने पे उस वस्तु को बेचते हैं। तो ये तो आपका मान लीजिए अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। बट ये ऐसा, इसी सब चीज को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अब जो है सरकारी आपका जो है गोदाम बनवाए हैं, ताकि उसमें जो जमा पूंजी करके ये जमाखोरी करते हैं बड़े बड़े व्यापारी और उसमें आम जनता को हानि होती है। उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपको गरीब, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, जिनकी आय कम है या आय का साधन नहीं है, उनके पास बेरोजगारी है। लेकिन वैसे व्यापारी, तो वैसे मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस जमाखोरी को खत्म करने के लिए सरकार ने जगह जगह सरकारी गोदाम बनवाए कि किसान सीधे वहां से सामान को अपना प्रोडक्ट बनाए और अपना उत्पादित करके और सरकारी गोदाम तक पहुंचाए और उसको सही कीमत वहां से मिल जाए और ये जमाखोरी जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो न हो। और ये जो सामान का एकत्रितकरण किया क्यों जाता है, एवरीबॉडी इसमें से कोई बता सकता है? कोई भी एनीवन? महंगा न जा, वेरी गुड। और कुछ सुनिए, कोई बात नहीं। ये जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या है? बाढ़, सूखा और भूकंप। ये देखिए आप, ये कुदरती चीज है, इसमें आपका और हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। ऐसा नहीं है कि हम उसको जाकर रोक ले, क्योंकि ये कुदरत की नेचुरली चीज है। कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति में सारी फसल किसानों की बर्बाद हो गई और उस साल जो है खाने के लिए अन्न बचा ही नहीं। तो यही जब गवर्नमेंट उसको जो है एकत्रित करके रखती है, यानी कि स्टोर करके रखती है, तो उस काल में आपका ये चीज काम आता है। कभी सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं बरसा, पानी जब नहीं बरसा, सूखा पड़ा, तो वो किसानों को कहाँ से फसल वो मतलब पैदा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय के लिए इमरजेंसी जो बोलते हैं, उस समय के लिए सरकार जो है उस जो खाद्य पदार्थ या जो भी वस्तुएं हैं इनको स्टोर करके रखती है। देखिए और सब चीज के बगैर आपका कुछ दिन समय चल जाएगा, लेकिन ये अनाज जो होता है, गेहूं, चावल, दाल, ये आपका जरूरी है। अगर आपका दाल रोटी मिल रहा है तो आप खा करके बड़े आराम से रह सकते हैं, लेकिन आपका रोटी नहीं मिल रहा है, बाकी चीजें मिल रही हैं, तो आपको जो है या चावल नहीं मिल रहा है और रोटी नहीं मिले तो आप कितने दिन रहेंगे। तो कहने का मतलब मेन जो बड़े स्तर की चीजें होती हैं, गेहूं, चावल, दाल, ये सब सारी जो मुख्य आपका अन्न है, इनको स्टोर करके सरकार इसीलिए रखती है कि कभी इन केस कोई प्राकृतिक आपदा पड़ जाए तो उससे यहाँ की जनता को भूखों न मरना पड़े। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आपका संवेष्टन करना या चिन्ह डालना। संवेष्टन मीन्स कोई बताएगा? पैकिंग। किसी भी वस्तु को आप फॉर एग्जाम्पल अगर बत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए, आप उसको आप देखते हैं कि बना, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर देखिए प्लास्टिक का कोटेड किया जाता है, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं संवेष्टन। और संवेष्टन की इंग्लिश क्या होती है? पैकिंग। ठीक है। तो और उस पर चिन्ह डालना, जो बड़े बड़े देखिए बहुत से कोई अगरबत्ती या कोई जो बड़े ब्रांड की चीजें हैं उस पर अपना वो एक मार्क डालती हैं। जैसे आप देखते हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, टाटा कंपनी है, टाटा का ये टी अपना बनाती है, ठीक। महिंद्रा कंपनी है तो महिंद्रा कंपनी अपने कंपनी का यार बनाती है ना। इसी तरह से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है जो आपका भी बहुत सी वस्तुओं बनाती है, जैसे साबुन और इस प्रकार से कुछ खाद्य सामग्री बनाती है, तो वो अपने प्रोडक्ट का एक मार्क लगाती है, चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। वो इस बात का प्रतीक होता है ये इस कंपनी का निर्मित किया हुआ चीज है। जैसे टाटा कंपनी माल ढोने के लिए छोटी गाड़ियां यानी इसको मिनी ट्रक बोलते हैं, मिनी ट्रक से लेके बड़े बड़े ट्रकों को आपका, जैसे मान लीजिए आपको 20 मीट्रिक टन 50 मीट्रिक टन सामान भेजना है, आपको यहाँ से चौपन या डाला भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या ट्रकों की तो जरूरत पड़ेगी। अगर छोटे पैमाने पे है आपका 10 कुंतल 20 कुंतल तो आप ठेला गाड़ी या टेम्पो या छोटे मिनी ट्रक में भेज सकते हैं। लेकिन जब आपका अधिकतम मात्रा में वस्तु रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपको बड़े व्हीकल यानी बड़े आपका साधन की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रक हुआ। तो इस प्रकार से उस ट्रक का मान लीजिए टाटा का है, महिंद्रा का है, तमाम, तो हर कंपनियां जो बड़े ब्रांड की होती हैं उनका एक मार्क होता है, एक मार्क होता है और उसका चिन्ह अंकित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वो अपने वस्तुओं की संवेष्टन ये पैकिंग तो करती हैं, साथ में उस पर अपना एक चिन्ह अंकित करती हैं, चिन्ह डालती हैं अपनी पहचान के लिए, कंपनी के नाम के लिए। लोग इस तरह, जैसे आप मार्केट में जानते हैं, आप जाते ही मान लीजिए आपको लाइफ बॉय साबुन अच्छा लगता है या कोई भी प्रोडक्ट आपको जो अच्छा लगता हो, जो भी प्रोडक्ट जो है आपको अच्छा लगता हो, तो आप वो प्रोडक्ट मान लीजिए लक्स का ही साबुन है, तो वो लक्स कैसे, आपने इतना विज्ञापन देखा हुआ है, आपने नहीं चाहते ये हमको जरूरत पड़ेगी, तो उस प्रोडक्ट को वो जो है आप इतना देखते देखते उसके प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप उस वस्तु को लेने के लिए लालायित होते हैं और उसे आप एक बार लेके इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यही सब सारी चीजें होते हैं, कंपनियां जो भी निर्माण करती हैं उसको कस्टमरों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का काम करती है। विज्ञापन क्यों होता है? ताकि एक आदमी उसको यूज कर रहा है, उससे प्रेरित होकर के 2 आदमी 10 आदमी इस तरह करते करते तभी तो उसका जो वस्तु पता चल रहा है कि वो निर्माण करते जा रहा है और एक जगह वो डंप होता जा रहा है इकट्ठा, और वो जब बिकेगा नहीं तो वो पड़े पड़े डंप हुए तो उस वस्तु खराब हो जाएगी ना, सड़ जाएगी, गल जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो जब वस्तु वो बन रही है तो उसका मार्केट में बिकते रहना भी तो जरूरी है, और बिकेगा कब? जब वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, और कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा? तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? विज्ञापन करती हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी जाती है और उस जानकारी को प्राप्त करके उपभोक्ता कौन? हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना जो है लालायित रहते हैं, इसको खरीदें और इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपको माल को भेजना। किसी भी व्यापार में माल को खरीदना, और ये तो मान लीजिए आम प्रक्रिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज होती है माल को भेजना। जैसे मान लीजिए गल्ला व्यापारी है, गल्ले का व्यवसाय करता है, अगर वह जो है कम मात्रा में वस्तुओं को खरीद रहा तो वो अपने ट्रक और आपका यानी कि सड़क के साधन होते हैं, परिवहन के जो साधन होते हैं, परिवहन के साधन में आपके क्या होते हैं? जैसे आपका लोकल का है तो आप छोटे मिनी ट्रक से या मान लीजिए ऑटो टेम्पो से अपने वस्तुओं को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। लेकिन आपका दूर है, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से मान लीजिए आपको रेणुकूट भेजना है और वस्तु ज्यादा है, तो उस स्थिति में आप बड़े ट्रकों का इस्तेमाल। लेकिन यही अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ से आपको इलाहाबाद भेजना है, लखनऊ भेजना है, तब तो ऐसी स्थिति में हम किसका सहारा लेते हैं? ये हमारा होता है रेल। ये भी आपका क्या है?
रेल में भी आपका दो चीजें होती हैं, कौन बताएगा? कोई है? नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। बताइए। यस, वेरी गुड। यस, देखिए एक होता है सवारी गाड़ी, पैसेंजर। पैसेंजर मीन्स यात्री, जो यात्रा करते हैं हम जिसमें बैठ के, उसको बोलते हैं पैसेंजर गाड़ी, यानी कि आपका सवारी गाड़ी। और जिसमें हम मालों को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, माल यानी हमारा गुड्स। गुड्स में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, उसको हम बोलते हैं मालगाड़ी, यानी सवारी गाड़ी और मालगाड़ी। ये दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं। इनसे अगर हम सामान भेजते हैं तो इनको भेजने का अलग अलग प्रावधान होता है। सवारी गाड़ी से भेजते हैं तो सवारी गाड़ी में आपका जो भी रेलवे विभाग से हमारा एक बिल्टी वाउचर होता है, उसे भर करके और उसको भेजना पड़ता है। उसमें आपका सामान गंतव्य स्थान, गंतव्य यानी जिस स्थान पे आपको भेजना है, चाहे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, उस स्थान तक, क्योंकि उतना लंबी दूरी का डिस्टेंस है, वो ट्रक और इसके माध्यम से नहीं हो पाएगा। तो ऐसी लंबी दूरियों में भेजने के लिए हमें ट्रेन यानी रेल का सहारा लेना पड़ता है। और रेल भी हमारे दो तरह का, जैसा हमने बताया, सवारी गाड़ी और मालगाड़ी के माध्यम से भेजते हैं। तो जो सवारी गाड़ी होती है उसमें आपका ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट तो जा सकते हैं, क्योंकि उसमें सवारी का होता है। लेकिन जो मालगाड़ियां होती हैं उसमें आप जो है अपनी खाद्य सामग्री या और भी, जैसे उसमें देखते हैं कोयले वगैरह जाते हैं, पेट्रोल का आप जब देखें, नहीं देखे हैं तो ये जान लीजिए, पेट्रोल भी जाया करते हैं। पेट्रोल वगैरह तो आपका ऐसी चीज है कि वो आपका अधिक मात्रा में रोज रोज जाने वाले, तो एक ही बार में करके गाड़ियों का पेट्रोल है, कोयला है, इसी प्रकार की जो प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनको भेजना होता है, तो उसमें सवारी गाड़ी नहीं चलती, बल्कि आपकी मालगाड़ी के माध्यम से ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। और एक होता है डाक पार्सल द्वारा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको डाक विभाग, जिसको हम इंग्लिश में पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं और हिंदी में डाकघर के नाम से जानते हैं। कुछ वो सारी चीजें जो है डाकघर के माध्यम से आपका जो है वो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपका प्रदान की जाती है। इसके बाद इसी में आपका होता है नेक्स्ट पॉइंट, पत्र प्रेषण मंगवाना या भेजना। देखिए, जब हम रेल द्वारा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसमें हम करते क्या है कि एक रेलवे विभाग का आपका एक फॉर्म होता है, जिसको हम हिंदी में पत्र कहते हैं, और उसमें आपको सारा फिलअप करना होता है। फिलअप करना यानी भरना होता है। उसमें आपका जिस व्यक्ति को सामान आप भेज रहे हैं और जहां भेज रहे हैं, फिर से सुनिए, जिस व्यक्ति को, मान लीजिए कंपनी फर्म का नाम है मेसर्स फार्मा कंपनी, उस कंपनी को भेज रहे हैं, ये कंपनी आपका लखनऊ में है, तो उस कंपनी का नाम, और यहाँ से आप भेज रहे हैं यानी सोनभद्र से भेज रहे हैं, तो सोनभद्र भेजने वाले का पता और जहां पे पहुंचता है उसका पता।